हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मस्ती विद एलपी में। आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं लेकर के आया हूँ डेली की तरह आपके लिए जीएस के बेस्ट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। अगर दोस्तों आपने हमारी पिछली 11 क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रखे हैं। आज हम करेंगे अपनी क्लास नंबर 12। तो बिना किसी देरी के हम क्लास को करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, विकल्पों में से उस संगीतकार की पहचान कीजिए जो वाद्ययंत्र सरोद से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन दे रखे हैं अलाउद्दीन खान, हरिप्रसाद चौरसिया, अन्नपूर्णा देवी या विलायत खान। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खान। आगे देखते हैं, इस वाद्य यंत्रों से जुड़े हुए कुछ वादक पखावत से जुड़े हुए कौन कौन हैं। ठीक है, उस्ताद रहमान खान, छत्रपति सिंह और गोपाल दास। वायलिन से जुड़े हुए कौन कौन हैं? डॉक्टर एन राजन, संगीता राजन और बालूस्वामी दीक्षित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र की कला को उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी ने लोकप्रिय बनाया है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें तबला, बांसुरी, संतूर और शहनाई। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा तबला। इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य देख लेते हैं हम। कुछ प्रसिद्ध तबला वादकों के नाम अहमद जान थिरकवा, अनोखे लाल, जाकिर हुसैन और किशन महाराज आदि। उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी को प्रदत्त पुरस्कार कौन कौन से हैं? पद्मश्री जो है इन्हें 1977 में दिया गया था और संगीत नाटक अकादमी जो है इन्हें 1982 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें महर्षि पतंजलि, सितारा देवी, पंडित रविशंकर या उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। हमारा इसका आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? यह शहनाई वादक हैं। अगला आगे देख लेते हैं, इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट। पंडित रविशंकर को वर्ष 1999 में भारत रत्न, 1981 में पद्म विभूषण और 1967 में पद्म भूषण आदि अनेक सम्मान दिए गए हैं। सितारा देवी भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थीं। इनके नृत्य को देखकर रविंद्रनाथ ठाकुर ने इन्हें नृत्य सामग्री कहा था। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें तबला, बांसुरी, ड्रम या बीड़ा। हमारा इसका आंसर हो जाएगा बांसुरी। आगे चलते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया वाद्य यंत्र बांसुरी से संबंधित हैं। पंडित चौरसिया ने मुंबई और ओडिशा में वृंदावन गुरुकुल की स्थापना की, जहां वह अपने शिष्यों को बांसुरी का ज्ञान दिया करते थे। इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले ये देख लेते हैं हम। तो इसमें जो है हमें इन्हें संगीत नाटक अकादमी जो है 1984 में, पद्म भूषण 1992 में, पद्म विभूषण 2000 में तथा यश भारती पुरस्कार भी दिया गया है। प्रसिद्ध तबला वादकों में पंजाब घराने के अल्लाह रखा खां तथा जाकिर हुसैन का नाम आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, वाद्य यंत्रों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने वाले नाट्य शास्त्र को डैश डैश ने संकलित किया है। मतलब हमारा इसका डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछा है, नाट्य शास्त्र को किसने स्थापित किया है? तो उसमें ऑप्शन दे रखे हैं अमीर खुसरो, तानसेन, कालिदास या भरत मुनि। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा भरत मुनि। आगे चलते हैं, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों को 4 वर्गों में एकत्रित किया गया है। अब नद्यवाद्य जिसे तालवाद्य कहते हैं, सुशिरवाद्य जिसे वायुवाद्य कहते हैं, घनवाद्य जिसे ठोसवाद्य तथा तत्वाद्य या तार वाले वाद्य कहते हैं। तानसेन भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता थे जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। कालिदास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के संस्कृत भाषा के श्रेष्ठ कवि तथा नाटककार थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की
संघीय विशेषता नहीं है। तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं शक्तियों का विभाजन, अखिल भारतीय सेवाएं, लिखित संविधान या दोहरी सरकार। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय सेवाएं। आगे चलते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकाल तथा एक चुनाव आयोग, ये सभी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं, ना कि संघीय विशेषताएं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें दोहरी नागरिकता, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था, सबसे लंबा लिखित संविधान या कठोर संविधान। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका सबसे लंबा लिखित संविधान। आगे चलते हैं। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। पहला दे रखा हमें विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, कठोरता एवं लचीलेपन का मिश्रण है, ये एकल नागरिकता है, सरकार का संसदीय स्वरूप है, कानून का शासन है, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात डैश डैश होगा। दोस्तों देखने में तो आपको क्वेश्चन लगेगा कि यह बहुत हल्का है, लेकिन ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा जा चुका है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 3:2। आगे देख लेते हैं। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अंगीकृत किया। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 3:2 होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में सफ़ेद तथा नीचे हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं हमें इसमें 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1952, 26 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1959। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। आगे चलते हैं, देख लेते हैं पॉइंट क्या दे रखे हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। मूल स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। सिंह साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। इसके फलक के नीचे मुंडको उपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। भारत सरकार ने यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान सभा ने जुलाई 1949 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। क्या गलत है हमारा? 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अंगीकार किया था। तो ये क्या है हमारा? सही है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। जनवरी 1948 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अंगीकार किया था। ये गलत है। संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की अध्यक्ष सदस्यता की पुष्टि की। ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। आगे देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान सभा द्वारा अधिकृत रूप से 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कोलकाता के 26वें अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गान की गायन अवधि 52 सेकंड होती है और यह जॉर्ज पंचम के आने पर गाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी स्वतंत्र रियासतें एकीकृत की गई थी? ऑप्शन दे रखे हैं हमें 545, 535, 575 या 562। हमारा इसका आंसर हो जाएगा 562। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में 562 रियासतें थीं। इन रियासतों के एकीकरण की जिम्मेदारी वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई थी। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? ऑप्शन दे रखते हैं हमें ईश्वर एवं इसके अवतार, ईश्वर की चमत्कारिक कथा, सदाचार एवं जीवक पद्धति और दर्शन एवं ज्ञान। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका दर्शन एवं ज्ञान। आगे चलते हैं।
उपनिषद का शाब्दिक अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद का केंद्रीय विषय दर्शन एवं ज्ञान है। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक शेयर करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसमें दे रखा है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं ऐत्रेय, पंचविश, शतपथ या गायत्री मंत्र। हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऐत्रेय। आगे चलते हैं। वेद के 4 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। वेद एवं उनके ब्राह्मण ग्रंथ निम्न प्रकार हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। सामवेद के पंचविश ब्राह्मण और षड्विश ब्राह्मण। और यजुर्वेद के हो जाएंगे हमारे शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। अथर्ववेद का हमारा एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जो कि गोपद ब्राह्मण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद का केंद्रीय विषय क्या है। तो ऑप्शन दे रखे हैं हमें ईश्वर की महिमा, बलिदान विधि, औषधियों से संबंधित या संगीत। हमारा इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर की महिमा। आगे देखते हैं कुछ फैक्ट इसके। भारतीय परंपरा में कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है ये हमारा सबसे नया वेद है। वेदों के जो केंद्रीय विषय हैं वो देख लेते हैं हम। ऋग्वेद का हमारा ईश्वर की महिमा है, यजुर्वेद का जो केंद्रीय विषय है वो बलिदान विधि है, सामवेद का जो है संगीत है और अथर्ववेद का औषधियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, आर्यों की मुख्य या प्रमुख सामाजिक इकाई डैश डैश थी। ऑप्शन देखते हैं हमें परिषद, गण, राजन या जन। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा जन। अगला देखते हैं, आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी हुई थी। पहला कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई जन थी। जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। आर्यों को पंचजन भी कहा गया है क्योंकि इनके 5 कबीले थे, अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वस तथा यदु। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सुमेलित कीजिए आश्रम और आयु से संबंधित। तो हमारा ब्रह्मचर्य जो हो जाएगा वह हमारा इसका हो जाएगा ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष तक हो जाएगा। और गृहस्थ जो हो जाएगा हमारा वह 25 से 50 वर्ष हो जाएगा। वानप्रस्थ जो हो जाएगा वह 50 से 75 वर्ष हो जाएगा। और संन्यास जो हो जाएगा हमारा 75 से 100 वर्ष हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1, 4, 3, 2। आगे चलते हैं, जवालोपनिषद में चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का विवरण मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कक्षा में उपग्रह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं भू स्थिर कक्षा, नो स्टेशनरी ऑर्बिट, निम्न कक्षा या सूर्य की कक्षा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा भू स्थिर कक्षा। आगे देखते हैं, भू स्थिर कक्षा से संबंधित पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा को भू स्थिर कक्षा कहते हैं। यह कक्षा भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर स्थित होती है। इस कक्षा में स्थित उपग्रह पृथ्वी का एक चक्कर 24 घंटे में पूर्ण करता है तथा पृथ्वी से इस उपग्रह को देखने पर यह उपग्रह सदैव एक ही स्थान पर दिखाई देता है। निम्न कक्षा क्या होती है? पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा को निम्न भू कक्षा कहते हैं। यह कक्षा पृथ्वी की सतह से लगभग 200 से 2000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होती है। इसका उपयोग सैटेलाइट इमेजिंग, दूर संवेदन, निगरानी अभियानों आदि में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, एस्ट्रोसेट, वेधशाला आदि इसी कक्षा में स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें 8,598 मीटर, 8,024 मीटर, 7,655 मीटर या 8,868 मीटर। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 8,598 मीटर। आगे चलते हैं,
कंचनजंगा शिखर बृहद हिमालय या महान हिमालय की एक चोटी है। कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई लगभग 8,598 मीटर है। यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। पहला जो हो जाएगा भारत का वह K2 या गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है। ऑप्शन दे रखे हैं नंदा देवी, अनाईमुड़ी, डोडा बेटा या महेंद्रगिरी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डोडा बेटा। नंदा देवी जो हो जाएगा ये हमारा उत्तराखंड का हो जाएगा। इससे जुड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है। कुछ चोटियां और वह कहाँ स्थित है देख लेते हैं। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है जो गढ़वाल हिमालय में है। अनाईमुड़ी केरल में स्थित है जो पश्चिमी घाट श्रेणी में है। और महेंद्रगिरी ओडिशा में जो पूर्वी घाट श्रेणी में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है। हमारा ऑप्शन दे रखे हैं आंशिक, पूर्ण, वलयाकार या खंडित छायायुक्त। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा खंडित छायायुक्त। आगे देख लेते हैं इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन। जब पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या होता है, जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं और पृथ्वी पर पहुंचने वाला सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो जाता है, उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। आंशिक सूर्य ग्रहण क्या होता है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में न हो और सूर्य का केवल एक हिस्सा ही ढका हुआ दिखाई देता है। और वलयाकार सूर्य ग्रहण क्या होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तथा इसका आकार छोटा दिखाई देता है। इस दौरान चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाता। नतीजतन चंद्रमा एक बड़े चमकदार वलय के ऊपर एक अंधेरे वलय के रूप में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो यहाँ इसमें ऑप्शन दे रखे हैं नर्मदा, ताप्ती, महानदी और गोदावरी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। आगे चलते हैं, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट क्षेत्र का एक मनोरम दर्शनीय स्थल है। सरदार सरोवर परियोजना का संबंध भी नर्मदा नदी से ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी। ऑप्शन दे रखे हैं हमें मीरा सेठ समिति, सक्सेना समिति या लकड़वाल समिति या हासिम समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा हासिम समिति। आगे देखते हैं, भारत की प्रमुख समिति और आयोग। समितियां और वह किससे संबंधित थी। राजा चलैया समिति कर सुधार से संबंधित थी और 1991 में बनी थी। ये सरकार यह समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित थी। जानकी रमन समिति ये प्रतिभूति घोटाले से संबंधित थी। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित थी। मालानोबिस समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित थी। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध जो था गरीबी से था। मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास से संबंधित थी। सच्चर समिति मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन। विजय केलकर समिति ये प्राकृतिक गैस मूल्य से संबंधित थी। दोस्तों जितनी समितियां मैंने आपको बताई हैं इनको आप नोट कर लेना या फिर एक स्क्रीनशॉट आप ले लेना इन सब का। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश डैश कोष की वह न्यूनतम राशि है जो प्रत्येक बैंक को जमाओं के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पास रखना अनिवार्य है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें रेपो दर, नकद कोष अनुपात, तरलता समायोजन सुविधा या बैंक दर। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा नकद कोष अनुपात। आगे देखते हैं इसकी कुछ एक्सप्लेनेशंस। नकद कोष अनुपात जमा राशि का वह प्रतिशत है जो किसी बैंक में आरक्षित नकद के रूप में रखना चाहिए। RBI जमाओं के एक निश्चित प्रतिशत को तय कर देता है।
जो प्रत्येक बैंकों को रखना अनिवार्य होता है। SLR वह राशि है जिसे बैंकों को अपने पास जो दर RBI निर्धारित करे रखना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था में तरलता को प्रभावित करने के उद्देश्य से RBI द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद डैश डैश कहलाता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा खुला बाजार परिचालन। आगे चलते हैं। खुला बाजार परिचालन OMO RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों की बिक्री और खरीद है। ये परिचालन दिन प्रतिदिन के आधार पर किए जाते हैं जो बैंकों को उधार देने में मदद के साथ साथ मुद्रास्फीति को संतुलित भी करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन दे रखा है हमें, करेंसी नोट और सिक्कों को कहते हैं। ऑप्शन दे रखा है हमें, निकट मुद्रा, विश्वास्य मुद्रा, कमोडिटी मनी या कागजी मुद्रा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कागजी मुद्रा। आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बैंक नोट 1949 में जारी किया जो 1 रुपये का नोट था। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश जो है चाइना था, जो कि मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यदि सकल राजकोषीय घाटे का मूल्य निवल ब्याज दायित्व से अधिक होगा तो सकल प्राथमिक घाटे का मूल्य डैश डैश होगा। तो हम ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, अनंत, धनात्मक, शून्य या ऋणात्मक। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक। आगे चलते हैं। सरकार की कुल आय कुल करों और गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों और उसके कुल व्यय के बीच अंतर है। राजकोषीय घाटे की स्थिति तब होती है जब सरकार का खर्च उसकी आय से अधिक हो जाता है। अगला पॉइंट, राजकोषीय घाटा क्या होता है? सरकार का कुल व्यय, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय माइनस सरकार की कुल आय, राजस्व प्राप्ति प्लस ऋणों की वसूली प्लस अन्य प्राप्तियाँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने हरित क्रांति की सफलता का अनुभव कितने चरणों में किया है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें 4, 3, 2 या 5। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2। आगे देखते हैं। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं विश्व में। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में सबसे पहले पंजाब में हरित क्रांति शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विबग्योर के किस रंग की प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है? ऑप्शन देखते हैं हमें, पीला, हरा, बैंगनी या लाल। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा लाल। किस न्यूनतम और बैंगनी की सबसे ज़्यादा। आगे देखते हैं। कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कांच में लाल रंग के प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक तथा अपवर्तनांक सबसे कम होता है। बैंगनी और लाल जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है जबकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। इंद्रधनुष में लाल रंग ऊपरी सतह पर तथा बैंगनी रंग निचली सतह पर बनता है। बैंगनी प्रकाश में सबसे अधिक ऊर्जा होती है जबकि लाल में सबसे कम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्षारीय मृदा धातुओं के परमाणु क्रमांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा BE (MG) (CA) (SR) और (BA). आगे चलते हैं। आवर्त सारणी में S ब्लॉक के वर्ग 2 के 6 तत्व बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम तथा रेडियम क्षारीय मृदा धातु तत्व कहलाते हैं। BE, MG, CA, SR, BA तथा RA के परमाणु क्रमांक क्रम से 4,
12, 20, 38, 56 और 88 हैं। अतः परमाणु क्रमांक के अनुसार इनका सही क्रम Be लेस देन बेरिलियम लेस देन मैग्नीशियम लेस देन कैल्शियम लेस देन स्ट्रोंशियम लेस देन बेरिलियम और लेस देन इसके बाद में हमारा रेडियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रा जंतु जगत के निम्नलिखित में से किस संघ का उदाहरण है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें पॉरीफेरा, सेलिंट्रेटा, निमेटोडा, प्लेटी हेलमिंथजीज। तो ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलेंट्रेटा। आगे देख लेते हैं कुछ। हाइड्रा सिलेंट्रेटा या निडेरिया संघ का जंतु है। इस संघ के जीवों में एक अंतर्गुहा पाई जाती है। सिलेंट्रेटा के अन्य जीव फाइसेलिया, ओविलिया, ओरेलिया, पेनेट्यूला आदि हैं। पॉरीफेरा के जीवों में कैनाल तंत्र पाया जाता है। इसमें प्रवेशी छिद्र ऑस्टिया एवं निकासी छिद्र ऑस्कुलम होता है, जैसे साइकॉन, स्पॉन्जिला आदि। प्लेटी हेलमिंथीज संघ के जीव प्रायः परजीवी होते हैं। इस संघ के उदाहरण हैं प्लेनेरिया, फेसियोला, टीनिया, सोलियम आदि। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आज के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस थे और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलें ही नहीं। जय हिंद, जय भारत।